बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 8 अगस्त है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, और 2 खबरें सामने आई जिसकी कन्फर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं हुई, लेकिन सहाफ़ी क्या कह रहे हैं इसका मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे आज की इस डिशेस के अंदर। और फिर इस्टेब्लिशमेंट का खौफनाक प्लान क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बिलावल अपोजिशन लीडर और अहम शख्सियत का राब्ता, इस खबर से भी पर्दा उठाएंगे। और अफरीदी शहबाज गिल, लड़ाई बढ़ गई है और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। दोनों की जो सोशल मीडिया टीम्स हैं वो बयानात को सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं, यानी जो महाज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, ताकतवरों के ख़िलाफ़ इमरान खान की रिहाई के लिए आपको ओपन करना था, आप आपस में ओपन करके बैठ गए। इससे तहरीक को कितना नुकसान होगा, और ऐसे वक्त में जब 52 दिन के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है और 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च होगा इमरान खान की रिहाई के लिए, इमरान खान की सेहत के लिए, इमरान खान की कैद तन्हाई को ख़त्म करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर होगी, वर्कर सड़कों पर होगा, नज़रियाती वर्कर लड़ेगा और दोबारा से इस सिस्टम से टकराने के लिए तैयार है। वहीं पर ये आपस में क्यों टकरा रहे हैं दोस्तों, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ वज़ीर आला मरीम नवाज़ दफ्तर का घेराव, और क्या वज़ीर आज़म फारिग होने जा रहे हैं, और फिर सदारती निज़ाम का मंसूबा जो है वो आ गया, और फिर जरदारी का लाहौर का दौरा, और फिर मोसाद के 2 जो सीनियर अफसर थे उनको फारिग कर दिया गया। मोसाद नाकाम हुआ और इसके साथ अमरीकी मिसाइल ख़त्म हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से क्या बयान जारी किया और क्या कहा है अपने जर्नैलों को, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की सेहत के हवाले से। पाकिस्तान में पिछले 9 माह में हमने मुतज़ाद इतलात आते हुए देखी। इब्तदाई तौर पर जब भी किसी सोर्स ने ये रिपोर्ट किया कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, तो सहाफ़ियों पर तनकीद हुई और ये सवाल किया गया कि इनके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। यानी किसी बड़े सानहे की तैयारी करवाई जा रही है और कुछ ऐसा ज़रूर है जिसे छुपाया जा रहा है। मुतादिद दफ़ा बहनों ने ये बात की, लेकिन वक्त ने साबित किया कि जब इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, ये खबर बाहर आती है ना, तो इसे सीरियस लें। और इसे सीरियस इसलिए लेना है आप तमाम दोस्तों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और नज़रियाती वर्कर ने और कायदीन ने, कि हमने इमरान खान की सेहत से मुतलिक आज तक जितनी भी खबरें सुनी वो मिनोवन सच साबित हुई। हाई ब्लड प्रेशर, आंख ज़ाया हो गई, 85% उनको नज़र नहीं आता। और फिर इसके साथ साथ जो जेल से बुशरा बीबी के ज़रिए खबरें आई, उनमें हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ दीगर जो उनको जेल के अंदर कैद तन्हाई में रखा गया, जो मसाइब और तकलीफ़ वो बर्दाश्त करें, इसका भी आपको हाल अहवाल सुनने को मिलेगा। और दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक ज़रा ही बताते हैं कि इमरान खान का पैगाम कि मेरी सेहत के ऊपर सियासत करना छोड़ दें, मेरे पर्सनल मौलजीन तक मुझे एक्सेस दिया जाए, इसे यकीनी बनाएं, कोशिश करें। और सेहत ठीक नहीं, हाई ब्लड प्रेशर, सेहत के हवाले से दीगर मसाइल भी लाक हैं जिसके बायस उनकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब हो रही है। ये पैगाम जी जेल से आया। और फिर इसके साथ यही बताया जाता है कि उनकी सेहत में मुसलसल बेहतरी की बजाय मज़ीद ख़राबी हो रही है। देखें, ये जो फैमिली है ना बुशरा बीबी की, ये इसके बाद भी मिलती रही। अलीमा खान की मुलाकात रोक दी गई, लेकिन बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकातें जो थी वो जारी थी। उन्होंने कुछ ना कुछ तो बताया होगा, और उसके फ़ौरी बाद इन्होंने मीडिया से शेयर नहीं किया। और अगर आपको याद हो तो मरियम रियाज वट्टू जो हैं, उनके बयानात जब भी मुलाकात हुई, उन्होंने ट्वीट के ज़रिए इस मुलाकात का हाल अहवाल दुनिया के सामने रखा, और इसके ऊपर तनकीद हुई कि कोई खातून बाहर से बैठकर, अदालत में ये बात हुई, और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से सियासत करती हैं। तो फिर उस पर उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम बात नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं। और उसके बाद इनकी मुलाकातों को भी बंद कर दिया गया। लेकिन जो लास्ट मुलाकात हुई उसमें ये तमाम पैगाम दिए गए कि इमरान खान की सेहत जो है वो ठीक नहीं है। तो अगर आपने गौर किया हो ना, तो मैं अपने जो लेफ़्ट साइड पर मेरी विंडो है, इसमें मैं ना खान साहब की तस्वीरें, वीडियोस उनके बच्चों के साथ, उनके जो एज अ प्राइम मिनिस्टर जो उनके दिन थे, इसके अलावा उनकी जो स्ट्रगल है एज अ क्रिकेटर, एज अ पॉलिटिशियन, और फिर दुनिया में जहाँ जहाँ भी कोई, मैं जानबूझकर वो वीडियोस इसलिए लगाता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये है वो लीडर। और दोस्तों, इस वीडियो को गौर से देखें। इस वीडियो में नजर आने वाला शख्स इमरान खान अपने बच्चों के साथ इस मुल्क के बच्चों के लिए कुर्बानी दे रहा है। वो
जेन जी के लिए भी कुर्बानी दे रहा है, वो अल्फ़ा बीटा डेल्टा अब जितनी नस्लें आएंगी उन सब के लिए कुर्बानी दे रहा है। उसने एक्स के लिए भी कुर्बानी दी, उसने वाई के लिए भी कुर्बानी दी, उसने जेन जी के लिए भी कुर्बानी दी। अब आपके ऊपर मुनहसर है कि आप लॉस्ट जनरेशन बनकर या साइलेंट जनरेशन बनकर ये तमाशा देखेंगे या फिर आपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी और जमहूरियत की एक नई तारीख लिखी जा रही है। इस खित्ते की जब भी जमहूरी तारीख का जिक्र होगा ना, तो उसमें सबसे टॉप पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डाई हार्ड किस्म के वर्कर्स हैं, जो नज़रियाती वर्कर्स हैं, जो अपनी अपनी कैपेसिटी में कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इनका नाम आपको तारीख के सुनहरे हरूफ में पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों, दूसरी तरफ आज एसआर राना साहब को मैं सुन रहा था और उनकी एक स्टेटमेंट, और एसआर राना साहब जी, दुनिया टेलीविज़न जब लॉन्च हुआ तो हमारा बहुत सारा वक्त इकट्ठे गुजरा। ये उन दिनों की बात है और एसआर राना साहब के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, मिलकर उनके साथ काम भी किया। और इनके भाई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ भी बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, एंकर भी हैं। और एसआर राना साहब लिखते हैं कि इमरान खान की एक आंख ज़ाया हो गई। इतलात हैं कि उनमें पार्किंसन की बीमारी जिसमें राशा आ जाता है नज़र आने लगा है और उसकी बहनें गली गली फरियाद लेकर फिर रही हैं। और इश्क इमरान का दावेदार जो सोहेल अफरीदी है, उसने 53 दिन के बाद मार्च का ऐलान किया। कहाँ है वो मौत या आज़ादी कंटेनर और 60,000 इमरान रिहाई वॉलंटियर्स जो आपने एक रिहाई फोर्स इमरान खान की रिहाई के लिए तैयार की थी। यानी आपके सारे जो प्लान थे वो सिर्फ कागज़ों की हद तक थे और ऐसे प्लान थे जिनको अदालतों में जब चैलेंज कर दिया गया और आपसे जवाब मांगा गया तो आपने अपने उस प्लान को मुकम्मल तौर पर वाइंड अप कर दिया, शेल्फ कर दिया। अच्छा, अब ये जो बीमारी है ना राशा, इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों का जो जिस्म है उसके ऊपर काबू नहीं रहता और वो मुसलसल हिलता है, तो ये जिस्म कांपता है। तो ये इस किस्म की एक बीमारी है जिसका एसआर राना साहब जो जिक्र कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हालात हैं जेल के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए। एक बात आपने याद रखनी है कि ये बातें होती रहेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है? दूर दूर तक कोई हिकमत अमली नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त आपस में लड़ रहे हैं और बुरी तरह लड़ रहे हैं। जो कुर्सी पर बैठा है उसकी लड़ाई उन लोगों के साथ है जो उसके ऊपर तनकीद करते हैं। जो लोग कुर्सी पर नहीं हैं उनको मसला ये है कि ये कुर्सी पर क्यों बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जमात मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती, तो उसने पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करना है। अल्लाह करे जी 53 दिन के बाद एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान में इन लोगों को नसीब हो और भरपूर ये कोशिश कर भी रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगता ये है कि इनकी पूरी की पूरी कोशिश, जब तक इत्तेहाद आपको इसमें नज़र नहीं आएगा, ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। और मैंने इससे पहले भी कहा था कि इमरान खान की रिहाई की बात हमने इस तहरीक के अंदर होते हुए नहीं देखी। और आपने 3-4 ऐलानात किए जिसमें कैद तन्हाई है, हस्पताल है और बाकी मामलात। तो देखना ये होगा कि इमरान खान की रिहाई का जो मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने दिनों के बाद इनको याद आता है और इस पर वो बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान का सिस्टम और जमहूरियत मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गई है। अब कोई माने ना माने ये अलग सवाल है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही अहम है, जब हम ये कहते हैं ना कि फॉर्म 47 की हुकूमत बहुत नालायक है, मैंडेट नहीं था 17 वाले, पाकिस्तान में आज 170 से ज़ायद सीटों का आपको हिसाब किताब करते हुए नज़र आ रहे हैं जब उनकी हुकूमत को गिराने की बात होती है कि हमारे पास सादा अक्सरियत मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान की अपोजिशन इस हुकूमत से भी ज़्यादा नालायक निकली। अब अचकज़ई साहब इतने दिन हो गए, पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे हुई, लेकिन ये अपनी कुर्सी से नहीं उठे। इन्होंने किसी किस्म की कोई कॉल नहीं दी। अब ये कॉल क्यों नहीं दे सकते? सबसे अहम सवाल ये है कि इनकी अपनी जमात कहाँ है, आपको नज़र नहीं आती। थैंक्स टू इमरान खान कि जिन्होंने अचकज़ई साहब को पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर बनाया। लोग अक्सर सवाल करते हैं ना कि भाई अपोजिशन का काम होता है कि आप मैदान में आएंगे। अचकज़ई साहब ये कहते हैं कि भाई मैं कुर्सी पर बैठूंगा, मैं एहतजाज नहीं करूंगा। अगर किसी ने एहतजाज किया तो वो ख़ुद इसका ज़िम्मेदार है और मैं इस कुर्सी को अपने कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि नसीब वालों को ये कुर्सी मिलती है और अचकज़ई साहब को ये कुर्सी मिल गई और अब इस कुर्सी से उठना नहीं चाहते। अपोजिशन जब कोई हिकमत अमली देती है तो यकीनन उसके पीछे अरकान बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, एक फ़ोर्स होती है, पॉलिटिकल फ़ोर्स, वो अपने अपने हलकों में एहतजाज करते हैं। लेकिन अचकज़ई के पीछे कुछ भी नहीं है, माँ सिवाय इसके कि इमरान खान की सपोर्ट थी। और इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि अचकज़ई साहब को जो है आपने अपोजिशन लीडर बनाना है, और अपोजिशन लीडर जब वो बनेंगे तो ईवान के अंदर, ईवान के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आम आदमी के मुकदमे को लड़ेंगे। तो अचकज़ई हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आते। अब आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखें, जिस जमात में बहुत सारी प्रॉक्सी जोन, वो ये कहें कि हम इमरान खान के बयानी का बोझ नहीं उठा सकते, ना उठाओ यार। लेकिन जब तक तुम इस कुर्सी पर बैठे हो, पाकिस्तान की आवाम का बोझ तो उठाओ, उनके हकूक़ की बात करो, पार्लिमान के अंदर उनके हकूक़ की जंग लड़ो,
सड़कों पर उनके हकूक़ की बात करो, सड़कों पर उनके हकूक़ की जंग लड़ो। लेकिन हमें ये अपोजिशन इतनी नालायक जो है, पाकिस्तान की 78 बरस की तारीख़ में शायद ऐसी अपोजिशन नहीं आई होगी जितनी इस वक्त अपोजिशन पाकिस्तान के अंदर है। आप एहतजाज, महंगाई मार्च कर सकते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमतों के ऊपर एहतजाज कर सकते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर सफारतकारी के ऊपर एहतजाज कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में जो कुछ गज़ा फ़लस्तीन के अंदर हुआ इस पर एहतजाज कर सकते हैं, जो कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है आप इसके ऊपर एहतजाज कर सकते हैं, आप फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर एहतजाज कर सकते हैं, आप सूबों वाले मामले पर एहतजाज कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में अवाम के जो हालात हैं, जो आम आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद जिस तरह से आपने उसको ख़त्म कर दिया, आप उसके ऊपर एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन ना आप इमरान खान के लिए एहतजाज कर रहे हैं, ना आप आम आदमी के लिए एहतजाज कर रहे हैं, आप सिर्फ वक्त को धक्का दे रहे हैं। और दोस्तों, राजा रियाज की जो अपोजिशन थी वो इससे ज़्यादा मजबूत थी। वो 3-4 बातें रोस्टम पे खड़े होकर कर भी लिया करता था, ये वैसी भी अपोजिशन नहीं कर सके। अब जब आप ग्राउंड को खाली छोड़ते हैं ना, तो वहाँ पर उसको फिल करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लोग आ जाते हैं। अब अपोजिशन लीडर बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया बिलावल ने। और बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, कश्मीर में जिन्होंने एक तकरीर की, बहुत ही जारहाना किस्म की तकरीर, चूँकि किसी ने चाबी दी हुई आजकल कि बेटा ऐसी तकरीरें करोगे, अपने आप को सिस्टम के अंदर प्रोमिनेंट करोगे, तनकीद करोगे, आवाज़ उठाओगे, तो तुम्हें कोई ना कोई सीट जो है वो ज़रूर मिलेगी। और वो अपने अंकल्स के कहने के ऊपर इस वक्त तहरीक चला रहे हैं और इस हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हुए आपको नज़र आएंगे। बिलावल जी कहते हैं जी कि उनकी गलत फहमी है कि आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत बनने वाली है। इंतज़ार करें, वो वक्त दूर नहीं जब आप मेरे पाँव पकड़ रहे होंगे, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो वक्त जल्द आने वाला है जब आप मेरे पाँव पकड़ रहे होंगे और मैं आपको मुजफ्फराबाद मीरपुर का पूरा वाक़या और इलेक्शन जो है वो याद करवाऊँगा। सूबों के हवाले से कहा कि नए सूबों के हवाले से फ़ैसले बंद कमरों में नहीं बल्कि आवाम के मुतालबे के मुताबिक होने चाहिए। अगर ये आवाम का फ़ैसला नहीं तो हमसे ये उम्मीद ना रखी जाए। और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लड़ाई नहीं, इलेक्शन में तो लड़ाई होती रहती है, लेकिन असल लड़ाई कुछ और है। और मैं कोई और लड़ाई की बात कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की नीयत भी अच्छी है, कोशिश भी अच्छी, लेकिन किसी वजह से नून लीग का एक ख़ास हिस्सा वज़ीर-ए-आज़म की हर कोशिश को नाकाम बनाता है। नून लीग का एक ख़ास हिस्सा वज़ीर-ए-आज़म को इत्तेहादियों से दूर करना चाहता है। वो इतना हमारे साथ धांधली करते हैं जितना धांधली हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, ये ना थोड़ी सी उनकी उर्दू जो है ना, ये बिलावल ज़रदारी की क्योंकि लैंग्वेज है तो उसको ट्रांसक्राइब किया, तो उसी तरह मैं आपके सामने रख रहा हूँ मिनवन। वो इतना हमारे साथ धांधली करते हैं जितना धांधली हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ये क्या बात हुई, मैं आपका इत्तेहादी हूँ, इस्लामाबाद में आपके साथ बैठा हूँ, धांधली करें लेकिन लोगों का खून बहाएं, वज़ीर-ए-आज़म से कोई शिकायत नहीं। असल लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर की होगी, यानी शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की लड़ाई। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि हुकूमत कोलैप्स हो चुकी। नून लीग को तो उन्होंने कातिल लीग कहा। आपके वोट में ताकत है, इस्तेमाल करो, बाग पूंछ कश्मीर को बचा सकते हो, कातिल लीग को हरा सकता है। और ये उस किस्म की बातें कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कुछ ना इशारे कनाइयों में बातें की कि आपकी अपने ख़ानदान के अंदर जो हैं वो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हैं, आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, वो साजिश करें। उनका कहने का मतलब ये था कि आपकी जितनी हुकूमत कमज़ोर होगी तो इसका फ़ायदा तो मरीम को होगा ना, शहबाज शरीफ को तो फ़ायदा नहीं होगा या हमज़ा को तो फ़ायदा नहीं होगा। यानी शहबाज शरीफ साहब अगर इस कुर्सी से उतरेंगे तो यकीनन अदम एतमाद होगा। ताकतवर हलकों का फिर उतर सकते हैं ना, वैसे तो नहीं उतर सकते। गो कि आज जो तस्वीर आई है खाना काबा से, वहाँ से आपको एक ख़ास किस्म का मैसेज मिलेगा कि ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही। लेकिन जब अदम एतमाद हो गया इस्टेब्लिशमेंट का तो फिर पार्लियामान में भी अदम एतमाद हो जाएगा और फिर आप दोबारा इस कुर्सी पर नहीं आएंगे, क्योंकि इस कुर्सी पर आने के लिए आवाम के रास्ते से तो आप होकर आ नहीं सकते। इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से आएंगे तो वो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो उनका ये ख्याल है कि मरीम नवाज़ घर में से ये साजिश की जा रही है, एक कोशिश है और आपके ख़िलाफ़ ये महाज जो है वो खोला जा रहा है। अब दोस्तों, कुछ सहाफ़ियों ने भी इस हवाले से बात की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। मालिक साहब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बन गई है। मैं टॉप के 8-10 लोगों से बात मैंने की, वो सारे बिलावल को ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत से अलग हो जाएं, अपोजिशन में बैठ जाएं। और इस वक्त पीपल्स पार्टी ना हुकूमत में है ना अपोजिशन में। 27वीं तरमीम से जो उन्होंने लेना था ले लिया। आसिफ ज़रदारी साहब को बहुत सारी चीज़ें मिल गई, ना नया केस हो सकता है और ना ही पुराने केसेस चलाए जा सकते हैं। अब उनके पास क्या है, 6 माह के बाद वैसे भी सेनेट इंतखाबात आ जाएंगे, 2 गवर्नरियाँ और सेनेट चेयरमैनशिप लेकर आपने क्या करना, आप लात मारें और जाकर कौमी मफाद की खातिर आप जाकर बैठें अपोजिशन में। अब फिर ये एक बयानिया बनाएंगे ना कि देखें जब हम इस हुकूमत के साथ थे तो हमने इस हुकूमत को इसलिए वोट दिया कि हुकूमत
پاکستان کی سالمیت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن چونکہ اب یہ قومی مفاد میں نہیں رہا، چونکہ ہمارے مفادات پورے نہیں ہوئے، تو لہٰذا اب قومی مفاد میں نہیں رہا، ہم اب اس حکومت سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو الگ نہ بھی کریں تو دوستو ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جا کر اپوزیشن بینچز میں بیٹھ گئے تو کم از کم یہ ضرور جو ہے کچھ عرصے کے لیے حکومت کے اوپر یہ پریشر ڈالیں گے۔ اب دوستو بلاول صاحب جو ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، یہ وقت بتائے گا، کیونکہ ان کے مفادات، یعنی سیاست اسی کا نام ہے نا، آج آپ ادھر ہیں اور کل آپ ادھر ہوں گے۔ اور دوستو پاکستان پیپلز پارٹی میں مزید لوگوں نے بھی اسی قسم کی بات کی، چونکہ بیانیہ ایک ہے کہ ہم نے اس حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ شمیلہ فاروقی کہتی ہیں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم حکومت بجٹ سیشن چھوڑ رہے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ ہم اٹینڈ نہیں کریں گے۔ اس پر ان کی تھر تھری نکل گئی اور اس کے بعد اسحاق ڈار آئے منانے چیئرمین صاحب کو اور وہ بات نہیں بنی۔ پھر محسن نقوی صاحب آئے، ابھی تو ہم نے کہا تھا کہ ہم اٹینڈ نہیں کریں گے اور پاس کی جو ہے وہ بات نہیں کی، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو لائن میں کھڑا کر دیا۔ پیپلز پارٹی نکل گئی تو اصل میں کیا ہوگا؟ اگر آپ نمبرز کو دیکھ لیں تو وہ آپ کے سامنے، یہ میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں۔ پھر حذیفہ الرحمان نے اس حوالے سے کیا کہا؟ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی اگر ہماری اکثریت کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایک سادہ اکثریت موجود ہے، نون لیگ، ایم کیو ایم اور اس کے بعد با پارٹی اور آئی پی پی کے علاوہ وہ اراکین جو پاکستان تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوئے، جن میں 26ویں ترمیم کے وقت آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جگہ دوسری طرف ووٹ دیا، اور جن لوگوں کو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ڈگیوں میں بھر بھر کے لے کر آئے اور میں نے جا کر کچھ لوگوں کو آزاد کرنا ہے، یہ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان سب کو اگر ملائے جائے تو 15-18 ارکان وہ بن گئے، ٹوٹل 169، اور اگر آپ یہ شامل کر لیں تو 184 کا فگر ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کمفرٹیبل ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا دوستو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی انشورنس یہ تھی کہ ان کو مضبوط کیا جائے، اور اگر پیپلز پارٹی نے کسی قسم کی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو ہم فوری طور پر بیک اپ پلان کے حوالے سے پاکستان مسلم نون کے ساتھ چلیں گے، پیج کو مضبوط کیا جائے گا اور ہم وقت کو دھکا دیں گے، بعد میں ہم جو مرضی کرتے رہے۔ یعنی اگلا جو سسٹم ہے وہ صدارتی نظام کی بنیاد رکھی جائے گی، ایک نیا نظام آئے گا اور اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اور بعض لوگوں کا تو یہاں تک خیال ہے کہ 2029 کا جو الیکشن ہے، اگر نئے صوبے بن گئے، مزید وزیر اعلیٰ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان تمام صوبوں میں صدر کے لیے جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی، اور پھر صدر کس کو بنایا جائے گا اس میں ایک ہی نام جی سامنے آتا ہے، اور اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اور قمر دلشاد صاحب نے آئین میں ترمیم کی بات کی ہے اور صدارتی نظام کو لانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو تمام عہدے اگر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے پاس چلے گئے تو سسٹم کے اندر یہ بھی آپشن موجود ہے، یعنی اس کو بطور پروجیکٹ لیا جا رہا ہے، اور آنے والے کل کے اندر آپ کو یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور دوستو زرداری صاحب لاہور پہنچ گئے، اور اس سے پہلے طارق فضل چوہدری صاحب نے کہا جی کہ زرداری صاحب کے تحفظات حکومت پہلے بھی دور کر چکی ہے، ابھی بھی ہم کریں گے، ان کے تحفظات جو ہیں وہ دور ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے زرداری صاحب کا پرابلم کیا ہے کہ ان کو ان کا حصہ نہیں ملا۔ یہ لوٹ کا مال تھا نا، علی بابا 40 چور، یہاں پر نئی تھیوری آئی علی بابا سارے چور۔ ان سارے چوروں نے جب حملہ کیا پاکستان میں عوام کے مینڈیٹ کے اوپر اور بدلے میں آپ کو حکومت ملی، تو اب آپ لڑائی کر رہے ہیں کہ بھئی سسٹم میں اگر آپ کی مرضی کے ججز تھے جہاں سے فیصلے آپ کی مرضی کے ہوتے ہیں تو بھئی ہمیں بھی تھوڑا سا لوٹ کا مال دیا جائے۔ یہ لوٹ کا مال سارا گھر لے کر جانا ہے، اگر 10 تمہارے جج تھے تو 3 ہمارے بھی ہونے چاہیے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کہتی کہ بھئی 4 ہمارے بھی لے کر آؤ، کیونکہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ اعتبار نہیں کرتے۔ تو یہ علی بابا سارے چور، یہ وہ والا معاملہ ہے جہاں پر سب لوگ اپنا اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس حصے کی قیمت ہے، اور جب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو عوام کی عدالت ہے وہاں سے فیصلہ آئے گا، انہیں لگ پتہ جائے گا۔ تو میں آپ کو خبر یہ دے دوں کہ وزیر اعلیٰ آفس کی طرف مارچ، اور جماعت اسلامی نے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے، اور ان کا موقف ہے کہ پیٹرول کی قیمت 225 تک واپس لانی چاہیے۔ اسلام آباد میں چنگی نمبر 26 میں راستہ کھلوانے کے معاملے پر پولیس کا جماعت اسلامی کے کارکنان سے تصادم ہوا۔ رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا کہ پولیس جماعت اسلامی کے کارکنان کو ہراساں کرنے کی بجائے اپنا کام کرے۔ حافظ نعیم الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سسٹم نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ 9 تاریخ کو آپ نے لاہور کے تخت کی طرف مارچ کرنا ہے، ہم سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ دیگر صوبوں میں گورنر ہاؤس کے سامنے تاریخی دھرنوں کا آغاز ہوگا، اور پیٹرول کی قیمت بڑھی، ٹیکسز بھی بڑھا دیے گئے۔ جب قیمتیں کم ہوئی تو انہوں نے قیمتیں کم نہیں کی، اب یہ 8,000 ارب روپے کی لیوی وصول کر چکے۔ انہوں نے اپنی نااہلی اور کرپشن چھپانے کی کوشش کی۔ دیکھیں یہ جو فگرز ہیں نا 8,000 ارب روپے،
مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں صفر کتنے ہوتے ہیں. یہ نا کچھ خاندانوں نے پاکستان کو ایک سونے کی چڑیا سمجھا ہوا ہے. ہم انگریز کو روتے ہیں کہ برصغیر کو وہ سونے کی چڑیا سمجھتے تھے. انگریز کیوں آئے یہاں پر؟ انہیں یہاں پر وہ سب کچھ ملا جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہاں پہ ان کو سونا ملا, اسپائسز اور بہت ساری سوغاتیں جو یہاں سے نکال کر پتھر کی شکل میں, ہیرے جواہرات کی شکل میں, تخت کی شکل میں, تاج کی شکل میں, یہاں کی جو مین پاور تھی اس کی شکل میں یہ اٹھا کر اپنے ملکوں میں لے کر گئے. آپ جا کر برٹش میوزیم کو دیکھ لیں, وہاں پر آپ کو سب کچھ جو ہے وہ برصغیر سے نکالا ہوا ملے گا. اور پھر اوور دی ایئرس جو برطانوی تاج تھا اسے اور اپنی سرکار کو محفوظ بنانے کے لیے انہوں نے اسے فنڈ کیا, یعنی پیسہ یہاں سے حاصل کیا جاتا اور اسے برطانیہ شفٹ کر دیا جاتا. آج یہ برطانیہ امیر کیوں ہے ذرا سوچ کے دیکھیں. یہ جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں اور نو آبادیاتی نظام اور ان کی جو برٹش کالونیز تھی, اس کا پیسہ کہاں گیا؟ سارا برطانیہ میں گیا. اور آج جو سب سے بڑی سلطنت, جو ماضی کی سب سے بڑی سلطنت تھی جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, وہ کیسے طاقتور ہوئی؟ تو پاکستان بھی جی ان کے لیے سونے کی چڑیا ہے. یہاں پر اقتدار ہے, یہاں پر مرات ہیں, یہاں پر مرضی کے ججز ہیں, یہاں پہ نظام کے اوپر کنٹرول ہے, یہاں پہ طاقت ہے, یہاں پر دنیا کی سب سے اہم اور بڑی فوج اسلامک دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو ایک ایسی فوج جو ہر محاذ پہ لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے, سب کچھ آپ کے پاس ہے. تو اس کے اوپر آپ کا سسٹم کا کنٹرول جو ہے وہ کیسے کمزور ہوگا؟ اسے مزید مضبوط کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بار بار پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. شکارگاہ ہے یہ ملک ہمارا, ہم شکار ہو جاتے ہیں, یہ شکاری ہیں اور پاکستان کی عوام کا بار بار شکار کرتے ہیں. اور دوستو یہ روش ہے میرے ملک میں ان لوگوں کی, ان خاندانوں کی جو پاکستان کے اندر اس سسٹم کے اوپر رائج ہیں. اب بات کرتے ہیں جی کہ انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جس ملک کی میں نے بات کی پاکستان, اور یہاں جو ہماری فوجی صلاحیت ہے, اب ایک ہم کولیبریشن میں چلے گئے جی, ایک الائنس بن گیا ہے بٹوین ٹرکی, سعودی عرب اینڈ پاکستان. اور بہت ہی انٹرسٹنگ فگرز ہیں جہاں پہ ہم تینوں ممالک مل کر ایک دفاعی معاہدے کے اندر انٹر ہوئے, یعنی ایک ملک کے اوپر حملہ, تینوں ممالک کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. آپ ذرا اگر فگرز کو غور کریں جو ان کی دفاعی صلاحیت ہے تو بہت ہی انٹرسٹنگ فگرز ہیں. ایک ہے جی 170 نیوکلیئر وار ہیڈز پاکستان کے پاس ہیں جی, 170 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں. پھر G20 ممبرشپ ہے فار سعودینز اینڈ جو آپ کے ترکی کی. پھر اوپیک لیڈرشپ ہے سعودی عرب کی. نیٹو ممبرشپ اینڈ ون آف دا نیٹوز لارجسٹ آرمیز دیٹ از ٹرکی. ٹھیک ہے, ٹوٹل اکنامک سائز آف 3 ٹریلین پاکستان, سعودی عرب اور ٹرکی کی اگر آپ اکانومی کو ملائیں تو یہ تقریباً کوئی $3 ٹریلین کی بنتی ہے. پھر 1000 فائٹر جیٹس ہیں بٹوین 3 کنٹریز, پاکستان, سعودی عرب اور اس کے ساتھ ترکی. ٹوٹل 2 ملین پرسنز ان دا آرمیز, تقریباً 2 ملین کے قریب جو فوج ہے تینوں ممالک کی ملا کر بنتی ہے. 7000 ٹینک ہیں تینوں ممالک کے, 90,000 آرمڈ وہیکلز ہیں, 34 سبمرینز ہیں بٹوین ٹرکی اینڈ پاکستان, 500 کامبیٹ اینڈ نیول پلیٹفارمز ہیں سعودی عرب, پاکستان اینڈ ٹرکی. دا ٹوٹل سرفیس ایریا 4 ملین اسکوائر کلومیٹرز, یہ تینوں ممالک کا ٹوٹل رقبہ بنتا ہے. اینڈ سون F-35 فار سعودی عربیہ اینڈ ٹرکی. اور یہ طاقت ہے ان تینوں ممالک کی. پاکستان سے باہر ہمارے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ کافی ناراض نظر آتے ہیں. بھئی آپ ناراض ہوں, آپ تنقید کریں, آپ سسٹم کے اوپر بروٹل قسم کی تنقید کریں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ صرف پاکستان, ٹرکی اور سعودی عرب کا معاملہ نہیں, یہ مسلم اتحاد کی بات ہے. اور آج پاکستان جس پوزیشن میں کھڑا ہے یقیناً اس کے اوپر ہم کیپٹلائز کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے کارڈز کو صحیح انداز میں اوپن کریں, شو کروائیں. لیکن جو سب سے الارمنگ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس معاہدے کے بعد, ایک تو بھارت نے جی اس معاہدے کے اوپر گہری نظر رکھی ہوئی ہے اور بھارت اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ سعودینز کا پاکستان کے ساتھ اور پھر پاکستان ٹرکی یہ جو ایک نیا ایک ٹرائکا بنا ہے اس کا خطے پر کیا اثر پڑے گا. لیکن میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ خبر تھی جو ہمیں پڑھنے کو مل رہی ہے فرام ایران, یہ بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے اگر کوئی اسے سمجھے, چونکہ ایران نے پہلی مرتبہ پاکستان اور ترکی کے جو دفاعی معاہدے کا جو ہے وہ ذکر کیا. اور ایران کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان ترکی کے ساتھ دفاعی معاہدہ سعودی عرب کی حفاظت کی ضمانت نہیں دیتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان سے معاہدہ کیا اور ترکی سے معاہدہ کیا, ڈزنٹ میٹر, ہم جب چاہیں گے ہم سعودی عرب کے اوپر حملہ کریں گے, ہم جب چاہیں گے حوثی تمہارے پانیوں یعنی باب المندب کے اوپر حملہ کریں گے اور روک سکو تو روک لو.
इब्राहिम रज़ाई ने एक स्टेटमेंट जारी की ट्विटर के ऊपर। वही कहते हैं कि ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के रुकन इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि सऊदी अरब का पाकिस्तान और तुर्किया के साथ नया दिफाई मुआहिदा सऊदीया की हिफाजत की ज़मानत नहीं देता। अपने पैगाम में इब्राहिम रज़ाई ने लिखा कि सऊदी अरब को समझना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ ये कागज़ी मुआहिदा उन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगा जो अमेरिकन पर दहाइयों तक एकतरफ़ा इन्हिसार के बावजूद इसे हासिल ना हो सका। इब्राहिम रज़ाई ने लिखा कि सऊदी अरब को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करे ताकि इसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का मुआहिदा ऐसे वक्त में हुआ जब सऊदी हुकाम ने CNN से बात करते हुए कहा कि सऊदी अरब को इराक और यमन की ईरान नवाज़ मलेशियों से हमलों के ख़तरे का सामना है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया ने मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए जिसके तहत किसी एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। देखें जी, हमारी जो हिस्ट्री है वो टर्की और दूसरी तरफ सऊदीज़ के साथ बड़ी पुरानी है और इस इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत होना चाहिए। आई विश कि ईरान इसको ज्वाइन करे, इस कैंप को ज्वाइन करे और अमेरिकन को पुश किया जाए कि आप अपने अड्डों को यहाँ से निकालें। देखें, पाकिस्तान को अपना अब एक रोल प्ले करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हमें वो डॉलर दे देते हैं, हमारा कर्जा माफ़ करवा दिया जाता है। आप जो मर्ज़ी निज़ाम हुकूमत लाएँ, जैसे मर्ज़ी करें, ये अब आपके हाथ में है क्योंकि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें जो हैं वो बिक चुकी हैं और उन्हें अपनी अपनी कुर्सी की पड़ी है। ये महाज अब शायद इन सियासी जमातों से कभी भी इसके ऊपर ये फ़तह हासिल नहीं कर सकेंगे। इमरान खान सिर्फ सिस्टम की आखिरी उम्मीद है और वो अपनी ज़िंदगी के जंग जो है वो जेल के अंदर लड़ रहा है। लेकिन ये जो महाज है इस पे आपको वो रोल प्ले करना है जो पाकिस्तान कर सकता है, मुस्लिम दुनिया को लीड करें। और आप अगर ये करने में कामयाब हो गए तो यकीनन ये वेस्ट को एक बहुत बड़ी टक्कर होगी। भारत जिसको बहुत करीब से देख रहा है। और एक बात जो इब्राहिम रज़ाई ने की बड़ी लॉजिकल बात है कि वो अमेरिका जो पूरे मिडिल ईस्ट को बेवकूफ़ बनाता रहा ओवर द ईयर्स के हमें फ़ौजी अड्डे दो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, हमें ख़ित्ते के अंदर आने दो, देखो तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। पहले लड़ाइयाँ करवाते हैं, शिया सुन्नी फसाद करवाते हैं, फिर उसके बाद इन लड़ाइयों को किस अंदाज में आप लेकर चल रहे हैं वो आपके सामने है। और दोस्तों, ये जो जंग है ना ईरान और सऊदीज़ की, ये कोई आज की जंग तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप अपने जो बुनियादी इख्तलाफात हैं उनको साइड पर रख कर ख़ित्ते में बेहतर अमन के लिए कोशिश कर सकते हैं और पाकिस्तान को अपना ये रोल प्ले करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। आपसे दोपहर को दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।